बच्चों? स्टार्ट हो गया। गुड इवनिंग बच्चों, वीडियो अब चलेगा, ठीक है? बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? और आप लोगों से फिर मैं एक बार अपना रिक्वेस्ट रिपीट कर रहा हूं कि आप केयरफुली मुझे सुने और अपने पहले आप पूरे टॉपिक को अच्छे से सुन लें, एनालाइज कर लें और उसके साथ साथ अपना पूरा फोकस मेरे स्पीच पे रखें। और जब आप एक बार टॉपिक को, जो मैं नोट्स के रूप में भेजूंगा, स्लाइड्स को आप जब अच्छे से स्टडी कर लें तो फिर अपने क्वेश्चंस को एराइज करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक गुड लर्नर के ये फीचर्स हैं कि पहले वो सामने वाले को पूरी तरह से सुनता है, उसके टॉपिक को एनालाइज करता है, सेल्फ स्टडी करता है, उसके बाद अपने डाउट्स को डिस्कस करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप में मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप अपने डाउट्स को मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं, ग्रुप में भी डाल सकते हैं। तो कोशिश करिए कि मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज हो और आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपरली डेवलप हो, और आप जब भी कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाने बैठें तो वो बेहतर तरीके से बन जाए, वेरी शॉर्ट पीरियड में बन जाए। ओके, तो हम लोग बैक्टीरियल डिजीज सामने है आपके स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं लिखा हुआ सम बैक्टीरियल डिजीजेज। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, फॉरवर्ड कैसे होगा? ये आ जा रहा है। हाँ, हाँ, ये तो थोड़ा सा बीच में टेक्निकल थोड़ा इशू था। अब चलिए आपके सामने है, बढ़ाई नहीं, नहीं, ओह, हम जिस फर्स्ट स्लाइड पे थे, अरे भाई नहीं, बैक जाइए, बैक जाइए, बैक जाइए, फिफ्थ पे, फिफ्थ यहां है। चलिए, तो हम सब बैक्टीरियल डिजीज को डिस्कस करने वाले हैं। स्क्रीन पे है आपके ये बैक्टीरियल डिजीज टाइफॉइड, ठीक है? और टाइफॉइड पे हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है? आपको कुछ बैक्टीरियल डिजीज जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, उसमें एनसीईआरटी सिलेबस में देखेंगे आप तो टाइफॉइड को थोड़ा डिटेल दिया हुआ है। फिर कुछ बैक्टीरियल डिजीज में टाइफॉइड को छोड़ करके कुछ डिजीज का बस नाम लिखा हुआ है। जैसे कौन सा डिजीज का नाम लिखा हुआ है भाई? तो प्लेग का नाम लिखा हुआ है, डिप्थीरिया का नाम लिखा हुआ है और बैक्टीरियल डिसेंट्री के बारे में नाम लिखा हुआ है बस। तो टाइफॉइड को हम थोड़ा ज्यादा डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। एनसीईआरटी में जिस बैक्टीरियल डिजीज का बस नाम भर है उनको थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे। उसके बावजूद भी कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस काफी पॉपुलर हैं और उनको आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ही किसी न किसी टॉपिक में पढ़ते हैं। जैसे वैक्सीन में आपको कुछ बैक्टीरियल डिजीज का नाम मिल जाएगा। तो हम एक बैलेंस बैक्टीरियल डिजीज को डिस्कस करेंगे और जैसी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह के पास्ट क्वेश्चंस आए हैं पास्ट प्रीवियस एग्जाम्स में, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एवरी टॉपिक को स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए टाइफॉइड पे आ गए हम लोग। टाइफॉइड को डिटेल डिस्कस करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कॉजल एजेंट, मैंने लिखा है टाइफॉइड का कौन? तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। थोड़ा सा मैंने बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन भी दे रखा है, किस तरह का बैक्टीरियम है ये, तो आप नोटिस कर रहे हैं ना, फ्लैजिलेट है, फ्लैजिला बियरिंग बैक्टीरियम है, ग्राम निगेटिव है और एनएरोबिक है, याद रखेंगे आप, ठीक है?
तो थोड़ा सा साल्मोनेला का इंट्रोडक्शन हो गया, जो कॉजल एजेंट है टाइफाइड का। अब जरा मैं यहां पे डिस्कस कर दूं, आप नोटिस कर रहे हैं अफेक्टेड ऑर्गन्स। टाइफाइड में कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो याद रखिए, एक हेल्दी पर्सन में टाइफाइड बैक्टीरियम इंटेस्टाइन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में अंदर आता है। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कहां पे आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में तो बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो टाइफाइड बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में सरवाइव करता है, हमारे इंटेस्टाइन में वो मल्टीप्लाइड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइफाइड बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में अपने नंबर को इंक्रीज करता है। ओके, कल्पना, गुड इवनिंग, आप सब मुझे सुन रहे हैं? केयरफुली सुनिए। तो चलिए, मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइफाइड बैक्टीरिया है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और कोलोन में, इंटेस्टाइन लिया मैंने नाम, तो कहां कहां पे इंटेस्टाइन में कहां पे ये इन्फेक्ट कर सकता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन, ध्यान रखेंगे आप, ठीक ना। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन साल्मोनेला का स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन में होता है, ठीक है। अब जरा सा मैं आपको इंटेस्टाइनल वॉल पे ले जाना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंटेस्टाइनल वॉल है वो 4 लेयर्ड होता है, ठीक है। 4 लेयर्स कौन कौन? जैसे ये मैंने देखिए लिख दिया कि ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, ठीक है। तो और ये इंटेस्टाइनल वॉल है जो 4 लेयर्ड होता है, 1 2 3 एंड 4। तो मैंने कहा टाइफाइड बैक्टीरिया की जो एंट्री होती है वो हमारे इंटेस्टाइन में होता है। तो मान लीजिए ल्यूमेन में आ गया टाइफाइड बैक्टीरिया, ठीक है, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में आ गया। और ये अंदर से जो पहला लेयर होगा, इनर मोस्ट लेयर, आप जानते हैं इंटेस्टाइनल वॉल में जो 4 लेयर्स होते हैं, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में जब टाइफाइड बैक्टीरिया आएगा तो सबसे पहले ये म्यूकोसा लेयर पे अटैक करता है। म्यूकोसल सेल्स, जो आप जानते हैं कि म्यूकोसा लेयर में भी 3 लेयर्स हैं, सब लेयर्स हैं म्यूकोसा लेयर में भी। कौन कौन भाई सब लेयर्स हैं? तो आप जानते हैं बाहर से आइए, म्यूकोसा लेयर में बाहर से आप मस्कुलरिस म्यूकोसा, फिर उसके बाद लैमिना प्रोप्रिया, और सबसे इनर मोस्ट जो है म्यूकोसा लेयर में वो एपिथेलियल म्यूकोसा। तो टाइफाइड बैक्टीरिया जब ल्यूमेन में आएगा हमारे, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी टिश्यू टाइफाइड बैक्टीरिया को अटैक करने के लिए मिलेगा? तो एपिथेलियल म्यूकोसा के टच में वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि ल्यूमेन के साइड से सबसे पहला जो टिश्यू का लेयर होगा वो एपिथेलियल म्यूकोसा लेयर का नाम, और एपिथेलियल टिश्यू वहां पे मौजूद होगा। तो ये एपिथेलियल सेल्स पे अटैक करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एपिथेलियल सेल में अपना नंबर बढ़ाता है। मैंने यहां पे लिख रखा है कि ये जो बैक्टीरिया इनिशियली मल्टीप्लाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन कोलोन, देन दे मल्टीप्लाई इन गॉल ब्लैडर, लिवर, लंग्स, लिम्फ नोड्स, किडनीज। तो आप यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो टाइफाइड का इन्फेक्शन है सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, मतलब इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन सिर्फ इंटेस्टाइन तक ही इन्फेक्शन रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता, उसके बाद जो है बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन गॉल ब्लैडर, लिवर, लंग्स, लिम्फ नोड्स और किडनीज में होता है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि भाई इंटेस्टाइन में किस लेयर को इन्फेक्ट करता है, तो आपका आंसर होगा कि ये म्यूकोसा लेयर को इन्फेक्ट करता है। यदि ये पूछ दिया जाए कि म्यूकोसा लेयर में कहां इन्फेक्शन होता है इसका, तो आप कहेंगे कि एपिथेलियल म्यूकोसा को ये इन्फेक्ट करता है। एपिथेलियल सेल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर मैंने आपको लिख रखा है कि ये जो टाइफाइड बैक्टीरिया हैं ये रिलीज करते हैं एंटेरोटॉक्सिन। आप याद रखिए यहां पे मैंने इसका इस टॉक्सिन का, ठीक ना, मीनिंग भी लिख रखा है। एंटेरॉन जो वर्ड है, ठीक ना, एंटेरॉन, इसका शॉर्ट फॉर्म है एंटेरो, और एंटेरॉन मीन्स होता है गट, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल, और टॉक्सिन तो समझ ही रहे हैं आप, पॉइजन। तो ये एंटेरोटॉक्सिन रिलीज करता है, और ये एंटेरोटॉक्सिन
इंडोटॉक्सिन कैटेगरी में आता है। याद रखेंगे आप कि टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा जो टॉक्सिन रिलीज किया जाता है एंटेरोटॉक्सिन, वो इंडोटॉक्सिन कैटेगरी में आता है। और ये टॉक्सिन जो है इंटेस्टाइनल वॉल को आप देख रहे हैं यहां पे, पेनिट्रेट इंटेस्टाइनल वॉल एंड कॉजेज अल्सर्स। मैं यहां पे आपको बता दूं कि एपिथेलियल म्यूकोसा में फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन होता है टाइफाइड बैक्टीरिया का, और जो बैक्टीरिया यहां पे प्रोड्यूस होते हैं एपिथेलियल म्यूकोसा में, ठीक ना, तो वहां पे वो एंटेरोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, इंडोटॉक्सिन रिलीज करते हैं। और ये जो टॉक्सिन है उसके बाद इंटेस्टाइनल वॉल को परफोरेट करने लगता है, उसमें पोर क्रिएट करने लगता है। पहले म्यूकोसा लेयर को इरोड करेगा, कट कर देगा, फिर सब म्यूकोसा को इरोड करेगा, मस्कुलरिस लेयर को इरोड करेगा, और जब फाइनली सीरोसा को इरोड करेगा तो फिर इंटेस्टाइनल वॉल में ना पोर क्रिएट हो जाएगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होगा और ब्लीडिंग वाउंड्स इंटेस्टाइनल वॉल में दिखने लगेंगे, जिन्हें हम अल्सर्स कहते हैं। ब्लीडिंग वाउंड्स को अल्सर्स कहते हैं हम लोग। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है, बैक्टीरिया आखिर हमें कैसे हार्म करता है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये, ठीक ना। यहां पे याद रखिए, मैंने नोट में जो लिख रखा है आपके स्लाइड पे है, मैंने लिख रखा है कि HCl जो स्टोमक का एसिड प्रोडक्शन है, एसिड सिक्रीशन है HCl, ये टाइफाइड बैक्टीरिया को किल करता है। आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे कि HCl जो एसिड सिक्रीशन है स्टोमक का, वो टाइफाइड बैक्टीरिया को इफिशिएंटली किल करने में सक्षम है। तो अब सवाल है कि भाई आखिर हमें इन्फेक्शन क्यों होता है? तो हो सकता है आप में कि एसिड प्रोडक्शन कम हो। आप याद रखेंगे, यदि HCl प्रोडक्शन आपके स्टोमक में कम होगा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्लोरोहाइड्रिया। डिफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ HCl इन स्टोमक इज टर्म्ड एज एक्लोरोहाइड्रिया। ओके, तो और चूंकि आप जानते नहीं हैं कि आपका कैसा सिक्रीशन है, या हो सकता है आपका जो एसिड है वो अकेले स्टोमक में तो HCl सिक्रेट नहीं होता, ठीक ना, साथ में अदर कंटेंट्स भी होते हैं, वाटरी फ्लूइड भी रिलीज होता है वहां पे, आप बाहर से पानी भी पीते हैं, तो हो सकता है आपका HCl ज्यादा डाइल्यूट हो जाता हो। तो आकांक्षा सिंह का क्वेश्चन है कि सर ये बैक्टीरिया स्पेसिफिकली इंटेस्टाइन को क्यों इफेक्ट करता है? मैं आपका जवाब इस तरह से दूंगा, मैं आगे आपको इसी टॉपिक में बताऊंगा कि ये जो बैक्टीरिया है इसका ट्रांसमिशन है बाय फीकल ओरल रूट। आप ध्यान रखेंगे, इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल डिस्चार्ज, इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज यानी लैट्रिन के साथ ये बैक्टीरिया इन्फेक्टेड बॉडी से बाहर आता है, और फिर हेल्दी पर्सन में बाय कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर, अनक्लीन हैंड्स या फ्लाइज जो उड़ करके हमारे खाने पे बैठ जाती हैं, तो हेल्दी पर्सन में ये ओरली अंदर आता है। तो बैक्टीरिया का एंट्री एक हेल्दी बॉडी में ओरली होता है, तो श्योर वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आएगा, और एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसल सेल्स हैं इनके मल्टीप्लिकेशन के लिए मोस्ट सुटेबल हैं। क्योंकि स्टोमक में तो ये मल्टीप्लाइड होगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं वहां पे एसिड सिक्रीशन है, तो सेफ जोन तो स्टोमक होगा नहीं इसके लिए, क्योंकि वहां पे वो किल्ड होगा। और इशोफेगस वगैरह में स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं, वहां पे टेक ही नहीं पाएगा। और फिर अगला ऑप्शन क्या बचता भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लंबा है, काफी स्पेस है वहां पे, मास लेवल पे इनके टारगेट सेल्स मौजूद हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स, म्यूकोसल सेल्स, ठीक है। ध्रुव यादव का क्वेश्चन है कि टाइफाइड में क्या अल्सर हमेशा होता है? सर मैं आपको बता दूं कि हमेशा नहीं होता। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, जैसे आप ये भी ध्यान रखिए कि जैसे सारे इंडिविजुअल हम आप देखने में एक दूसरे से जैसे अलग तरह के हैं ना, तो उसी तरह से हमारी जो फिजियोलॉजी है, हमारा जो एनाटॉमिकल प्रॉपर्टी है हमारे बॉडी का, तो हम सब मॉर्फोलॉजिकली के साथ साथ फिजियोलॉजिकली, एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं। हो सकता, और हमारा जो इम्यून सिस्टम का इफिशियंसी है
किसी पर्टिकुलर पैथोजन के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पैथोजन के रिस्पॉन्स में कम हो सकता है। तो याद रखिए इंटेस्टाइनल परफोरेशन तब होता है जब बैक्टीरियल मतलब टाइफाइड बैक्टीरिया का इंटेस्टाइन में एक्सेस नंबर हो जाए। और एक्सेस नंबर कब हो जाएगा? जब आपका इम्यून रिस्पॉन्स इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में कमजोर होगा। तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर है इस बैक्टीरिया के रिस्पॉन्स में, बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन रेट भी अच्छा खासा है, ठीक ना। जैसे आप ये सोचिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा टाइफाइड बैक्टीरिया तो आपके स्टोमक से होकर के पहुंचेगा। अब जितना ज्यादा इंटेस्टाइन में पहुंचेगा ये डिपेंड करता है स्टोमक में वो कितना किल्ड हो रहा है। कम किल्ड होगा तो इंटेस्टाइन में ज्यादा पहुंचेगा। तो इंटेस्टाइन में ज्यादा बैक्टीरिया का नंबर होगा। क्यों हो सकता है ये? तो हो सकता है आपका एसिड प्रोडक्शन कम हो सकता है उसका मल्टीप्लिकेशन रेट ज्यादा हो आपके बॉडी में, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो, आप माल न्यूट्रिशन के पेशेंट हो, आप अच्छे से खाना पीना पे ध्यान नहीं देते, स्ट्रेस में रहते हैं आप, ठीक है। मैं सबका एक एक करके बारी बारी से तान्या मीन्स का भी मैं आंसरिंग करूंगा 1 by 1। तो याद रखिए कि जब ज्यादा बैक्टीरियल पॉपुलेशन होगा आपके इंटेस्टाइन में, टॉक्सिन का प्रोडक्शन भी अच्छा खासा तब होगा, तब इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है। ओके, क्वेश्चन है भाई स्वर्णदीप चटर्जी, लेस HCl इन स्टोमक इज कॉल्ड। बच्चों मैं आपको एक बार और कह दूं कि मान लीजिए आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक ना, ताकि मैं अपना प्रॉपरली पूरा का पूरा टाइम यूज कर सकूं एक्सप्लेनेशंस में, आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में, कॉन्सेप्ट को रिलेट कराने में, ठीक ना। तो आप मुझे कुछ मान लीजिए आप मेरे वर्ड्स नहीं सुन पाए या कुछ आपको फिर से जानना है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको 1 by 1 सबकी आंसरिंग कर दूंगा, ठीक ना। आप बिल्कुल कूल माइंड से क्लासेस अटेंड कीजिए और एंजॉय कीजिए हेल्थ एंड डिजीज को, ठीक ना। मैं आपको अंजलि भारती का क्वेश्चन है, सिम्टम कब दिखेगा अल्सर होने पर, मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट आगे। अनुराग का क्वेश्चन है इज क्या लिखा हुआ है, मैं आपका थोड़ा सा स्पेलिंग नहीं अच्छे से पढ़ पा रहा हूं, ठीक ना। तो तान्या मैं आपका क्वेश्चन है सर अगर ज्यादा वाटर पे ए क्लोरो, तान्या मैं आपका जवाब दूंगा। आप ऐसे याद रखिए, आप बहुत दिनों से सुनते होंगे कि खाना खा के तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आप ये साइंटिफिक रीजन मैं आपको बता दूं, जैसे आपने खाना खाया तो जैसे जैसे आपके स्टोमक में फूड कंटेंट बढ़ेगा वैसे वैसे HCl सिक्रीशन आपके स्टोमक में बढ़ेगा, और आप तुरंत पानी पी लीजिएगा तो रिलेटिवली आपका जो HCl है वो ज्यादा डायल्यूट हो जाएगा, तो वहां पे आपका डाइजेशन अफेक्टेड होगा। तान्या आपको जवाब मिल गया होगा। वर्षा राज का भाई रिक्वेस्ट है, हाँ सर बफरिंग बहुत हो रहा है, तो चलिए मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट करता हूं स्पीच पे। ओके बच्चों आप मेरे साथ बने रहिए और कंसंट्रेट कीजिए मेरे स्पीच पे, ठीक है। तो मैं आपको फिर से नोट पे ले जाऊं कि याद रखिए वैसे इंडिविजुअल जिनमें HCl प्रोडक्शन कम है, कंडीशन इज कॉल्ड ए क्लोरोहाइड्रिया, उसमें टाइफाइड के इंफेक्शन का इंसिडेंस रिलेटिवली ज्यादा हो सकता है। दूसरा पॉइंट याद रखिए, ये मैंने लिखा है इंटेस्टाइनल फ्लोरा। इंटेस्टाइनल फ्लोरा का मतलब है इंटेस्टाइन में आपके इंटेस्टाइन में जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं, जो सिम्बायोटिक माइक्रोब्स हैं आपके इंटेस्टाइन में, वो प्रोड्यूस करते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, याद रखिए। और ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं ये टाइफाइड बैक्टीरिया को किल कर देता है। यहां पे ध्यान रखिएगा कि आपके पास डिफेंस सिस्टम है, आपके जो सिम्बायोटिक माइक्रोब्स हैं इंटेस्टाइन में वो भी शॉर्ट चेन फैटी एसिड के प्रोडक्शन के द्वारा टाइफाइड बैक्टीरिया को किल करते हैं। अब याद रखिए आप जब बीमार पड़ते हैं, हम सबों की एक टेंडेंसी हो गई है कि जाकर के मेडिकल हॉल से एंटीबायोटिक्स मांग ले आते हैं, और वो केमिस्ट है बेचारा, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, वो आपको कोई एंटीबायोटिक दे देता है और आप जब इन्फेक्शन वगैरह होता है आप जाकर के एंटीबायोटिक खा लेते हैं। ये एंटीबायोटिक्स आपके इंटेस्टाइनल फ्लोरा, जो सिम्बायोटिक माइक्रोब्स हैं आपके इंटेस्टाइन में, उसको ये किल करेंगे, और आपका जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है मतलब पॉपुलेशन ऑफ सिम्बायोटिक माइक्रोब्स वो आपका कम हो जाएगा, फैटी एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और तब आपके लिए टाइफाइड जैसी बीमारियों का
रिस्क बढ़ जाएगा। तो याद रखेंगे आप, ऐसे बेवजह जाने अनजाने आप एंटीबायोटिक्स ना यूज किया कीजिए, ठीक है। तो ये नोट स्पेशली ध्यान रखिएगा आप, मैंने जो 2 पॉइंट रखा है तो याद रखेंगे, एक्सेस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड पुअर प्रोडक्शन ऑफ HCl इन योर स्टोमक टाइफाइड का रिस्क बढ़ाता है। ओके, अब हम लोग अनदर स्लाइड पे आते हैं। ये देखिए टाइफाइड से रिलेटेड सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड, ठीक ना। इनिशियल सिम्टम्स मतलब टाइफाइड का जब आपको इन्फेक्शन होगा तो शुरू में आपको किस तरह के लक्षण दिखेंगे, ठीक ना। नौजिया, इसको हम जी मिचलाना कहते हैं। वॉमिटिंग के ठीक पहले का जो कंडीशन आप फील करते हैं ना, उसे हम नौजिया कहते हैं, मतलब जी मिचलाना, लगता है कि अब वॉमिटिंग हो जाएगा, ठीक ना। वॉमिटिंग, ठीक ना। ये देखिए पी सूप डायरिया जैसे, ठीक ना। मैं आपको बता दूं, पीयूष कुमार का क्वेश्चन है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के एग्जांपल सर, बहुत पॉपुलर आप जानते हैं एस्क्रिचिया कोलाई, ई कोलाई आपने सुना होगा, ठीक ना। तो तौसिफ मैं आप कंसंट्रेट करता हूं बाबू, ठीक ना। बफरिंग ज्यादा हो रहा है, मैं कंसंट्रेट करता हूं, ओके, ठीक है। ये पी सूप डायरिया क्या है, पी समझ रहे हैं, ठीक ना। किस कलर का होता है भाई, ग्रीन कलर का। तो आप पी को पूरा पीस करके, ग्राइंड करके आप उसको ना पेस्ट के फॉर्म में ला दीजिए और उसको आप पानी में मिला दीजिए, और जिस तरह का अपीयरेंस आएगा, पिसा हुआ मटर हरे रंग का पानी के साथ मिलाया हुआ, तो वैसा हरे रंग का लैट्रिन होता है, बहुत ज्यादा वाटर डिस्चार्ज होता है। डायरिया आप समझ ही रहे हैं, ये सिम्टम है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, ठीक ना। कविता का भाई रिक्वेस्ट है, सर वीडियो स्टॉप हो गया है, मैं जरा टेक्निकल सपोर्ट के लिए बुलाता हूं, ठीक ना। जस्ट वेट, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। कहां गए, कोई है, वीडियो लिख रहा है, लोग स्टॉप हो गया है, देखिए देखिए बच्चे लिख रहे हैं सर हैवी बफर कर रहा है। अच्छा, तो चलो बाबू और आ जाते हैं। देखिए ये अनदर सिम्टम, कफ, हाई फीवर एंड ब्लड मिक्स स्टूल। जो इन्फेक्टेड पीपल हैं, लैट्रिन करते हैं ना, तो लैट्रिन के साथ ब्लड आता है, ठीक ना। और याद रखिए कि लैट्रिन के साथ ब्लड कब आएगा, जब पर्सन को कोलोन का इंफेक्शन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन तक इंफेक्शन जब रहेगा ना, रेस्ट्रिक्टेड इंफेक्शन, रेस्ट्रिक्टेड अप टू स्मॉल इंटेस्टाइन, तो डायरिया जैसे सिम्टम्स आएंगे, वॉमिटिंग जैसा सिम्टम आएगा, नोजिया जैसा सिम्टम आएगा। और जब कोलोन अफेक्टेड हो जाएगा तब उनके लैट्रिन के साथ ब्लड आने लगेगा। ओके फलक, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। अब सिम्टम्स इन अनट्रीटेड केसेस, चूंकि याद है कि हम सब इंडियन हैं, बहुत दिमाग भी लगाते हैं और सोचते हैं कि अच्छा ऐसे ही थोड़ा सा कुछ खा पी लिया होगा, इसलिए लैट्रिन थोड़ा हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, ठीक ना, इनडाइजेशन हो गया होगा, गैस बन गया होगा, ठीक ना। तो हम यदि इस इन्फेक्शन को इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो इस तरह के कंडीशन में जब हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते तो इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, अल्सर हो जाएगा हमारे इंटेस्टाइन में, ब्लीडिंग वाउंड्स हो जाएंगे, ठीक ना। और अपर एब्डोमेन पे, एब्डोमिनल रीजन में ऊपर में ना रैशेस, लाल लाल या पिंकिश कलर के ना दाने निकलने शुरू हो जाएंगे। रैशेस समझ रहे होंगे आप, मॉस्किटो बाइट पे जो लाल लाल दाने स्किन में इरप्ट हो जाते हैं उनको हम रैशेस कहते हैं। तो इस तरह के ना रोज लाइक, ठीक ना, गुलाब, ठीक ना, गुलाबी कलर के, पिंकिश कलर के रैशेस आने लगते हैं। एनीमिया हो जाएगा, चूंकि मैंने कहा कि भाई किडनी, लिवर, गॉल ब्लैडर में भी मल्टीप्लाइड होता है बैक्टीरिया, ठीक ना। तो नेफ्राइटिस समझ रहे होंगे आप, किडनी डिसऑर्डर है। और स्वेलिंग इन स्प्लिन, इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। वर्षा का भी रिक्वेस्ट है कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबू हो सकता है आपका नेट थोड़ा स्लो हो। शमा का भी रिक्वेस्ट है, सर प्लीज रिपीट। ये सिम्टम्स है बाबू, ठीक ना शमा, ये सिम्टम्स हैं जिसको आप खुद से भी, ठीक ना, स्टडी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे शमा, ठीक है।
मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको समझ पाएंगे, चूंकि इसका, ठीक ना। ओके वर्षा, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके रुपेश कुमार का लिखा हुआ, बट सर पिछले क्लास में बहुत अच्छा था। मेरे सारे क्लासेस बहुत अच्छे होंगे रुपेश, ठीक ना, डोंट वरी। और कभी कभी आप लोग देखिए इतने सारे क्लासेस करते हैं दिन भर से ना, भाई मोबाइल भी एक, ठीक ना, इंस्ट्रूमेंट है, उसमें भी कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं, आपका नेटवर्क है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। सो डोंट वरी, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करिए। मैं इस तरह से नोट्स और स्लाइड्स भी प्रिपेयर कर रहा हूं कि आपको आसानी से समझ में आए। और मान लीजिए सपोज जो भी बच्चे आप मेरा क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो जहां पे भी आपको कहीं मान लीजिए वीडियो स्लो हो गया, कहीं आपको बफर कर रहा नहीं समझ में आ रहा है, या कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, तो आपको जो ग्रुप में डाला जाएगा, जो मेरा स्लाइड डाला जाएगा, तो आप मुझे ना उसका स्क्रीनशॉट लेकर के या कोई भी तरीके से मुझे आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, कुछ भी आपका कुछ छूट गया हो, तो मैं उसे वॉइस कॉल के द्वारा ना एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू ध्रुव, आज का क्लास भी बहुत अच्छा है, ठीक ना। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके, ये सारे सिम्टम्स हो गए टाइफाइड के बच्चों। अब चलिए आगे आते हैं। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम लोग, टाइफाइड की डायग्नोसिस कैसे करेंगे? आप टेस्ट का नाम याद रखिएगा, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट नाम याद रखिएगा, जो डायग्नोसिस टेक्निक है जिसे हम विडाल टेस्ट कहते हैं टाइफाइड के लिए। यदि आपसे पूछ दिया जाए किस तरह का ये टेस्ट है, ठीक ना, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने विडाल टेस्ट का नाम लिखा है, किस तरह का टेस्ट है ये, तो याद रखेंगे आप, ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेसिस पे किया जाने वाला टेस्ट है। और मैं इस तरह के टेस्ट को थोड़ा बहुत, आप कहें भाई एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, कैसे टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, तो मैं आपको पूरा इसी चैप्टर में एंटीजन का कॉन्सेप्ट दूंगा, एंटीबॉडीज का कॉन्सेप्ट दूंगा। और जब मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो इलीजा टेस्ट में जब आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन वाले जितने भी टेस्ट होंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, आयुष राज का क्वेश्चन है, देखो बाबू, स्प्लीनोमेगाली एक्सप्लेन प्लीज। स्प्लीन समझ रहे हैं आप, स्प्लीन आपका एक ऑर्गन है, एंड मेगाली मींस स्वेलिंग, इनलार्जमेंट इन ऑर्गन। तो स्प्लीनोमेगाली मतलब स्वेलिंग इन स्प्लीन, ठीक ना। हिपैटोमेगाली, हिपर मींस लिवर, मेगाली मींस स्वेलिंग, स्वेलिंग इन लिवर। ओके, तो आप इस तरह से टर्मिनोलॉजी याद रखें, मेगाली मींस स्वेलिंग, एक्रोमेगाली नाम सुना होगा आपने, ठीक ना। ट्रीटमेंट पे आते हैं हम लोग, तो याद रखिए टाइफाइड और टाइफाइड जैसे जितने भी बैक्टीरियल इंफेक्शंस हैं, इसमें एंटीबायोटिक्स काफी इफेक्टिव होते हैं। थोड़ा सा आप याद रखिए, ये आप रट्टा नहीं मारेंगे। मैं आपको नोट्स में जो बैक्टीरियल डिजीज पढ़ाऊंगा और उसमें मैं जो एंटीबायोटिक्स का नाम लिखवाऊंगा, आप एंटीबायोटिक्स का नाम रट्टा नहीं मारेंगे, ठीक ना। बस मैं टॉपिक को, ठीक ना, पूरा का पूरा कंप्लीट करने के पर्पज से मैं इनका नाम लिख रहा हूं, आपको याद करने के लिए नहीं लिख रहा, ठीक ना। तो एंटीबायोटिक्स कौन कौन? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, एम्पिसिलिन, ये टाइफाइड में इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक ना। और साथ में एंटीपायरेटिक्स भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक ना। आलोक कुमार का भी है, सर डायग्नोसिस एक्सप्लेन करिए ना। बाबू आलोक, मैंने जस्ट कहा कि मैं जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेसिस पे जो भी टेस्ट किए जाते हैं, मैं आपको जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तो एक ऐसा ही टेस्ट है इलीजा, तो मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, तो इसका आपको एक बेसिक प्रोसेस पता चल जाएगा। और बाबू आपको विडाल टेस्ट का स्टेप नहीं पढ़ना है, तो हम लोग क्यों टाइम वेस्ट करें जो अननेसेसरी टॉपिक्स हैं। और मैं आपको इस तरह के जो टेस्ट होते हैं उसका इलीजा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको कॉन्सेप्ट हो ही जाएगा। क्या बोलते हो आलोक? हाँ जी शिवानी, आप याद रखो एंटीपायरेटिक, एंटी समझ रहे हैं, एंटी मतलब, और पायरेटिक्स आप याद रखिए, जो वर्ड है पायर मीन्स होता है फायर, और फायर यहां आग तो लगानी नहीं है, तो बाबू यहां फायर का सेंस फीवर से है।
तो एंटीपायरेटिक्स मतलब एंटी फीवर मेडिसिन, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो हम लोग ट्रीटमेंट में एंटीपायरेटिक्स एंड एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। वैक्सीनेशन, बस नाम याद रखिए, ये किस तरह का वैक्सीन है आपको मैं एक सेपरेट टॉपिक इसी चैप्टर में फिर कर रहा हूं, आप बिल्कुल पेशेंस रखिए, सारी चीजें आपके सामने आएंगी वन बाय वन। मैं आपको वैक्सीन में इसका भी नाम लूंगा और मैं आपको वैक्सीन्स, व्हाट आर वैक्सीन्स, वैक्सीन्स के टाइप्स, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन टू थर्ड जनरेशन वैक्सीन विद एग्जांपल सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। आप फिलहाल याद रखिए, टाइफाइड का जो वैक्सीन है उसे हम टैब वैक्सीन कहते हैं, ठीक ना। तो वैक्सीनेशन टाइफाइड के केस में अवेलेबल है, वैक्सीन बन चुका है और उस वैक्सीन का नाम होता है टैब वैक्सीन। मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि कुछ पीपल ऐसे होते हैं कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ठीक ना। तो जब स्ट्रांग, मान लीजिए कि आपका टाइफाइड बैक्टीरिया के रिस्पॉन्स में आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, एसिड प्रोडक्शन आपका सफिशिएंट है, तो आपके बॉडी में टाइफाइड बैक्टीरिया काफी स्लोली मल्टीप्लाइड होता है, काफी स्लोली उसका नंबर इंक्रीज करता है। तो इतना स्लो इंक्रीज करता है उसका नंबर कि वो आपको हार्म नहीं कर पाएगा, आपके ऑर्गन्स की फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा और डिजीज के सिम्टम्स नहीं आएंगे। यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो ऐसा होगा, बैक्टीरिया आपके बॉडी में होगा लेकिन इतना नंबर में नहीं हो पाएगा कि वो आपको हार्म करे और डिजीज के सिम्टम्स आए, ठीक ना। तो ऐसे भी बहुत सारे पीपल रहे हैं जिन्हें हम टाइफाइड का कैरियर या वेक्टर कहते हैं, क्योंकि वो खुद तो हार्म्ड होंगे नहीं, उनमें डिजीज का सिम्टम तो आएगा नहीं, लेकिन उनके बॉडी में बैक्टीरिया है और वो किसी दूसरे में इस बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? तो मान लीजिए आप तो जानते हैं कि लैट्रिन के साथ टाइफाइड बैक्टीरिया बाहर आएगा, वो नेल्स वगैरह बढ़ा करके रखते हैं। आप उनके घर में मेहमान बन के गए, आपके लिए वो पानी ला रहे हैं, ग्लास में पूरा नाखून डुबा करके लाएंगे, नेल्स में बैक्टीरिया चिपका हुआ है, वो आपके पानी में आएगा, आप उस पानी को पिएंगे, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। अनुपम कुमार, एंटीबायोटिक्स का नाम एग्जाम में नहीं आता बाबू, ठीक ना, क्योंकि मुझे कंप्लीट करना है ना, टॉपिक को कंप्लीट करना रहता है, इसलिए मैंने इसका नाम लिख दिया है। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, एंटीबायोटिक्स का नाम एवरी डिजीज में रट्टा ना मारें, जहां पे आपको जरूरत होगी मैं गाइड कर दूंगा। ओके, आप ये ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा और इधर उधर का पढ़ने से मेडिकल क्वालिफाई करना बैलेंस स्टडी करने से होता है, याद रखिएगा आप, ठीक ना। बिल्कुल भी आपको डायरेक्शन लेस नहीं होना, ठीक है। तो मैरी मेलन नाम याद रखिएगा, ठीक ना, इनका एक निक नेम है टाइफाइड मैरी। ये लेडी थी, कुक थी और इसी तरह के कैरियर की एग्जांपल रही हैं टाइफाइड की मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में, ठीक ना। इन्होंने बहुत सारे लोगों को टाइफाइड ट्रांसमिट किया है, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होता है मैं समझा चुका हूं, फीकल ओरल रूट समझ रहे हैं क्या आप लोग? इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर के साथ पैथोजन का बाहर आना और हेल्दी पर्सन में ओरली इंटर करना, इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम कहते हैं फीकल ओरल रूट। ओके, अब चलिए हम लोग अनदर डिजीज पे आते हैं। आपके सामने अनदर डिजीज, ठीक ना, अनदर बैक्टीरियल डिजीज। ये आपके सिलेबस में नाम भर है, डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया बस नाम भर है, तो हम एक ऐसा बैलेंस स्टडी करेंगे कि इसके बारे में कुछ पूछा जाए आपसे तो आप बता सकें, लेकिन इतना भी ज्यादा मत पड़िए कि टाइम वेस्ट हो। तो कॉजल एजेंट कौन है भाई डिप्थीरिया का? ये देखिए नाम याद रखिएगा, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। और याद रखेंगे ये कैसे आपको हार्म करता है, कैसे बीमार करता है आपको, तो ये भी याद रखिए, प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग एक्सोटॉक्सिन्स। मैंने आपको याद होगा बताया था कि पैथोजेंस कैसे आपको इन्फेक्ट करते हैं, कैसे हार्म करते हैं आपको। तो या तो वो टिश्यू डैमेज करेंगे आपका, तो आप बीमार हो जाएंगे, या फिर आपके अंदर वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे, जहर प्रोड्यूस करेंगे। और जहर टॉक्सिन्स दो तरह के हो सकते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स एंड इंडोटॉक्सिन्स, ठीक ना। इसी का क्वेश्चन है, व्हाई इज सी सो फेमस फॉर टाइफाइड? क्योंकि याद रखिए ये कुक थी ना, तो और ये कैरियर थी टाइफाइड की, ठीक ना। इनका इम्यूनिटी स्ट्रांग था, इसलिए इनको डिजीज का सिम्टम नहीं था बाबू, इसी, ठीक ना। लेकिन इनके बॉडी में बैक्टीरिया था, ये खाना वगैरह बनाती थी, सर्व करती थी लोगों को खाना, तो टाइफाइड इनके बॉडी से ट्रांसमिट होता था दूसरे लोगों में। क्योंकि खुद को तो इनको प्रॉब्लम था नहीं, लेकिन इन्होंने अपने कुकिंग के द्वारा लोगों को खाना सर्व करके बहुत सारे लोगों को
टाइफाइड ट्रांसमिट किया था, इसलिए ये फेमस रही हैं। ओके, अब चलिए डिप्थीरिया पे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो डिप्थीरिया में याद रखिएगा क्यों ये बैक्टीरिया आपको क्यों हार्म करता है, क्यों इन्फेक्ट करता है, क्योंकि ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और ये एक्सोटॉक्सिन आपको याद होगा, जब मैं इंट्रोडक्टरी क्लास फर्स्ट क्लास कल जो ले रहा था तो मैंने नाम लिखा था कि इसके द्वारा जो प्रोड्यूस होता है एक्सोटॉक्सिन उसे डिप्थेरिन कहते हैं। तो ये जो है, ठीक ना, हम सबों को हार्म करता है इस डिजीज में, ये बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। अफेक्टेड पार्ट्स पे आइए, मैं आपको बता दूं कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब हो गया नोज से लेकर के लैरिंग्स तक, नोज टू लैरिंग्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और लैरिंग्स के नीचे जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्ट्स हैं उनको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक ना। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन है, ठीक ना। एक्यूट आप याद रखेंगे, एक्यूट फॉर्म ऑफ डिजीज है डिप्थीरिया, ठीक ना। और यूजुअली ये अंडर 5 इयर्स ऑफ एज जो बच्चे हैं, आप याद रखिएगा कि जो बच्चे 5 से 6 साल को मान के चलिए, 5 से 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होती है। मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक ना, आपको मैं इसी में इम्यून सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको। आप फिलहाल याद रखिए कि 5-6 साल की उम्र तक इम्यूनिटी कमजोर होती है, थोड़ा हम लोग को ज्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है। तो ये जो डिजीज है यूजुअली ऐसे बच्चों को होता है जिनका उम्र 5 साल से कम हो। और यहां पे देखिए बैक्टीरियल टॉक्सिन, नाम देख ही रहे हैं, डिप्थेरिन एक्सोटॉक्सिन है। ये जो हमारा नोज है, नाक और थ्रोट, फेरिंग्स, गला, तो वहां का जो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक ना, उसे हार्म करता है। थ्रोट के एपिथेलियल टिश्यू को हार्म करता है, एपिथेलियल टिश्यू को डैमेज करता है। और एपिथेलियल टिश्यू के डैमेज को हम लोगों ने एपिथेलियल नेक्रोसिस टर्म यूज किया है। नेक्रोसिस मतलब टिश्यू डैमेज, ठीक ना। ये टॉक्सिन जो है एपिथेलियल टिश्यू जो थ्रोट का है उसको डैमेज करता है। और थ्रोट के जो डैमेज्ड इंजर्ड एपिथेलियल सेल्स जो हैं, ठीक ना, उनसे रिश्ता है, लिक करता है, ओजिंग होती है, रिश्ता है। एक सेमी सॉलिड पेस्ट जैसा मटेरियल जो इंजर्ड एपिथेलियल सेल्स है ना उनसे रिश्ता है, ठीक ना, सेमी सॉलिड पेस्ट लाइक मटेरियल। और वो एपिथेलियल, जैसे मान लीजिए कि भाई ये एपिथेलियल लाइनिंग है सपोज, ठीक ना, और टॉक्सिन से ये जो सेल्स हैं डैमेज हो रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं, तो ये सेमी सॉलिड मटेरियल रिलीज करते हैं और वो यहां पे जमा होता जाता है, एपिथेलियल लाइनिंग के ऊपर जमा होता जाता है। और जब ये सूख करके पपड़ी जैसा होता है तो एक ग्रे मेम्ब्रेन बन जाता है। ये ग्रे मेम्ब्रेन के रूप में अपीयर होता है थ्रोट में, ठीक ना। और वहां पे जब आप सोचिए कि आपके गला, थ्रोट मींस फेरिंग्स, गला, वहां पे एक टफ हार्ड ग्रे मेम्ब्रेन बन गया एपिथेलियल टिश्यू के डैमेज के वजह से। तो अब क्या होगा ना कि आपका जो रास्ता है गले का, थ्रोट का, ठीक ना, चूंकि आप जानते हैं फेरिंग से एयर भी पास करता है, फूड भी पास करता है, और वहां पे एक नए मेम्ब्रेन के, टफ मेम्ब्रेन के बनने की वजह से रास्ते में कमी आ जाएगी, ब्लॉकेज होगा। तो आप जब ब्रीथ करेंगे तो पेनफुल ब्रीदिंग होगी, जब आप फूड को स्वालोड करेंगे, निगलेंगे, तो दर्द होगा, पेनफुल स्वालोविंग होगी, ठीक ना। तो मैंने लिख रखा है इट रिजल्ट्स इन पेनफुल स्वालोविंग, ठीक ना। टॉन्सिल्स भी याद रखेंगे आप, टॉन्सिल्स भी इसमें इन्फेक्टेड होते हैं। नाक, नोज का एपिथेलियम जो है वो भी इन्फेक्टेड होता है, ठीक ना। तो कहां का इन्फेक्शन है भाई? नोज, टॉन्सिल एंड थ्रोट्स का इन्फेक्शन है, ठीक है। और इन अनट्रीटेड केसेस हार्ट और ब्रेन, ध्यान रखिए यहां पे, ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। हार्ट और ब्रेन भी इन्फेक्टेड होता है यदि हम इग्नोर करते हैं, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स नहीं लेते, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हम, ठीक ना, रेस्ट नहीं लेते, तो इस तरह के जो केसेस हैं इसमें हमारा हार्ट और ब्रेन भी इन्फेक्टेड हो सकता है। ओके, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक ना। सिम्टम्स देखिए, सोर थ्रोट का मतलब क्या भी? गले में खराश, ठीक ना। आप महसूस करते होंगे कभी कभी कि गले में खराश है, पानी पीने में दर्द कर रहा है, खाना खाने में दर्द कर रहा है, इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। माइल्ड फीवर, माइल्ड हेडेक, सर दर्द लेकिन बहुत ज्यादा नहीं,
ठीक ना, कमजोरी हो जाएगी। और नाक से, ठीक ना, जैसे आदमी कभी कभी, ठीक ना, लिखा है मैंने ब्लड टिंग्ड नाजल डिस्चार्ज, ठीक ना, मतलब आप समझ लीजिए कि कभी कभी ब्लड ड्रॉपलेट्स बूंद के रूप में ना कभी कभी नाक से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। वैक्सीन भी डिप्थेरिया में अवेलेबल है, कौन सा, डीपीटी, पूरा मैं नाम लिख दे रहा हूं, ठीक ना, डी फॉर डिप्थेरिया परट्यूसिस एंड टिटेनस। ये जो है ना कंबाइंड वैक्सीन है, 3 डिजीज में इफेक्टिव है ये। तो ये वैक्सीन अवेलेबल है डिप्थेरिया केस में। और याद रखिए डायग्नोसिस हम किस टेस्ट से करते हैं, ठीक ना, तो याद रखिए टेस्ट का नाम है सिक टेस्ट, ठीक ना। सिक साइंटिस्ट जिन्होंने इस टेस्ट को डिजाइन किया है, डेवलप किया है, उनके नाम पे है ये, ठीक ना। कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे डिजीज को हम बैलेंस कर सकते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम सब यूज कर सकते हैं एंटी टॉक्सिन्स। आप याद रखेंगे बायोलॉजी में एंटी मीन्स होता है इनहिबिटर, तो एंटी टॉक्सिन का मतलब क्या हो गया, टॉक्सिन इनहिबिटर्स, जो टॉक्सिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करें, मिनिमाइज करें। और सुटेबल एंटीबायोटिक्स जैसे कौन सा भाई, पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, इन सब एंटीबायोटिक से हम सब डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो मैंने कहा भाई ये नाक का, गले का इन्फेक्शन है, तो जो नाक से, माउथ से जो डिस्चार्ज होता है, जैसे मान लीजिए हम छींक रहे हैं, स्नीजिंग, तो वो नाक से फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। कफिंग, खांसेंगे तो नाक मुंह से फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। तो स्नीजिंग कफिंग के द्वारा या स्नीजिंग कफिंग के वजह से जो नाजल और ओरल डिस्चार्ज होता है, तो इससे इन्फेक्टेड पर्सन से बैक्टीरिया बाहर आता है बॉडी से, और जो अगल बगल हेल्दी पीपल हैं उनको इसका इन्फेक्शन हो सकता है। तो याद रखिए नाजल ओरल डिस्चार्ज के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है या इन्फेक्शन फैलता है, नाक मुंह से जो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है उससे जो इन्फेक्शन फैलता है उसे हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, याद रखेंगे। या जो फ्लूइड के थ्रू जो ट्रांसमिशन होगा उसे हम ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन कहेंगे, ठीक ना। अनुराग, मैं टैब वैक्सीन को जानबूझ करके मैंने फुल फॉर्म नहीं बताया है, मैं आपको इस बार रिपीट कर दूं कि टैब का पूरा नाम होता है पारा टाइफाइड टाइप ए एंड टाइप बी। टैब, पारा टाइफाइड टाइप ए टाइप बी, टैब, टी फॉर टाइप ए एंड बी, ठीक ना। टैब वैक्सीन हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे बाबू, ओके। अनदर डिजीज पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट डिजीज न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का कॉजल एजेंट देख लो, कौन है कॉजल एजेंट न्यूमोनिया का, स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक ना, याद रखिए, ठीक ना, स्ट्रेप्टोकोकस जीनस या डिप्लोकोकस जीनस, ठीक ना, ये न्यूमोनिया, ठीक ना, कॉज कर सकता है, ठीक ना, डिप्लोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। साथ में एक और कॉजल एजेंट है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, याद रखेंगे ये 2 कॉजल एजेंट हैं, न्यूमोनिया कॉज करते हैं, ये हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी और डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ओके। अफेक्टेड पार्ट याद रखिए, यहां पे देखिए जरा कौन कौन से जो है ना अफेक्टेड पार्ट्स, इस डिजीज में कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स, ठीक ना, इन्फेक्टेड होते हैं। तो नाम लिखा मैंने एल्वियोलाई एंड ब्रोंकियोल्स। आप याद रखिए ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हिस्से हैं। तो न्यूमोनिया में याद रखिए जैसे डिप्थेरिया में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन होता है, न्यूमोनिया में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्टेड होता है। कौन कौन भाई, एल्वियोलाई एंड ब्रोंकियोल्स, ओके। अब मैं जरा सा यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिजीज की जो पैथोफिजियोलॉजी है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक ना, वो वेरी शॉर्टकट। जैसे ये मान लीजिए एक एल्वियोलस देख रहे हैं आप, ठीक ना, दिस इज एल्वियोलस, ठीक है। जरा देखिएगा, हाँ कट कर दो।
अच्छा चलिए ठीक है। तो ये एल्वियोलस है और ये देखिए एल्वियोलस के कांटेक्ट की पल्मोनरी कैपिलरी है। ये पल्मोनरी कैपिलरी, मान लीजिए कि ये कैपिलरी है, ठीक है, ये कैपिलरी है। तो आप जानते हैं यहां पे सिंपल एस्क्वामस एपिथेलियम है, एल्वियोलर वॉल में सिंपल एस्क्वामस एपिथेलियम है, मान लीजिए ये सिंपल एस्क्वामस एपिथेलियम। और आप जानते हैं कि कैपिलरी वॉल में भी एस्क्वामस एंडोथेलियम होता है। ये मान लीजिए कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल्स हो गए ये वाले, और ये एस्क्वामस एपिथेलियल सेल्स हो गए एल्वियोलस के, ठीक ना। तो यहीं पे ये बैक्टीरिया जो हैं इसी एपिथेलियम का इन्फेक्शन करते हैं। किसका इन्फेक्शन याद हो गया? एल्वियोलाई में जो सिंपल एस्क्वामस एपिथेलियम है, जो एपिथेलियल सेल्स हैं, एस्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, इन्हीं का इन्फेक्शन करते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है। तो इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा भाई? तो जैसे कुछ सेल्स इरोड हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए भाई सेल इरोड हो गया। अब यहां पे देखिए जरा, जैसे सेल इरोड हो गया, बीच के सेल्स डैमेज हो गए, बीच के सेल्स डैमेज हो गए, ये नोटिस कर रहे हैं आप, ठीक ना। यहां पर भी देखिए तो चलिए देखिए, ये देखिए इन्फेक्शन की वजह से यहां पे कुछ सेल्स, ठीक ना, आपको दिख रहे हैं कि यहां पे नोटिस कर रहे हैं ना, पहले पूरे एरिया में सेल्स थे, अब यहां पे ना गैप क्रिएट हो गया। ये देखिए ये गैप क्रिएट हो गया, यहां पे गैप क्रिएट हो गया, सेल्स डैमेज हो गए। और आप जान रहे हैं कि इसमें भाई ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक ना। अब ब्लड में प्लाज्मा है, फ्लूइड पार्ट है, तो जो प्लाज्मा है वो लीक होकर के ना एल्वियोलाई में आने लगेगा। इन्फेक्शन हो गया एपिथेलियल टिश्यू का, कौन सा एपिथेलियम? सिंपल एस्क्वामस एपिथेलियम। तो क्या हुआ भाई आप देख रहे हैं ना एल्वियोलस में पोर साइज देख रहे हैं, यहां पे एल्वियोलाई में सेल्स के हट जाने से, डैमेज हो जाने की वजह से, ठीक ना, पोर साइज बढ़ गया, गैप क्रिएट हुआ, और जो प्लाज्मा है, लिक्विड पार्ट जो है ब्लड का, ठीक ना, वो लीक होकर के एल्वियोलाई में आने लगा। अब यहां पे फ्लूइड एक्युमुलेट होगा, ओके। फिर जैसे ब्रोंक्यूल्स जो हैं, ठीक है, तो आप याद देखिए जो नीचे के ब्रोंक्यूल्स हैं जो काफी क्लोज कांटेक्ट में है एल्वियोलाई के, तो वहां पे भी सेम एपिथेलियम है, सिंपल एस्क्वामस एपिथेलियम है, ठीक ना। आप तो चूंकि आप जानते हैं भाई ये ब्रोंक्यूल्स के सिंपल एस्क्वामस एपिथेलियम का इन्फेक्शन है, एल्वियोलाई के सिंपल एस्क्वामस एपिथेलियम का इन्फेक्शन है, ठीक है। तो याद देखिए सेल्स यहां पे डैमेज होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो यहां पे फास्ट रीजेनरेशन होता है न्यू सेल्स का, और जो यहां पे एपिथेलियल सेल्स हैं रिलेटिवली यहां पे तेजी से बढ़ते हैं, और इस एपिथेलियल सेल्स जो बढ़ते हैं यहां पे, उसमें जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग गॉबलेट सेल्स हैं उनका नंबर तेजी से बढ़ता है, और यहां पे फिर म्यूकस प्रोडक्शन जो है रिलेटिवली गॉबलेट सेल्स के आने की वजह से म्यूकस की अवेलेबिलिटी यहां पे बन जाएगी। और चूंकि याद रखिएगा आप नेचुरली ब्रोंक्यूल्स में गॉबलेट सेल्स, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स नहीं होते, ठीक ना, ट्रैकिया में होते हैं, ब्रोंकाई में होते हैं, लेकिन ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स नहीं होते। और होता क्यों नहीं होते भाई? चूंकि याद देखिए जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं, जबकि जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो लोअर ब्रोंक्यूल्स हैं, वहां पे सिंपल एस्क्वामस एपिथेलियल सेल्स हैं, मतलब एस्क्वामस एपिथेलियल सेल्स हैं, और म्यूकस प्रोडक्शन कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के द्वारा होता है। एस्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आप ये याद रखिएगा, रिलेटिवली जो एस्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, 3 तरह के एपिथेलियल सेल्स हैं, एस्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, इनमें सबसे तेजी से डिवाइड करता है कॉलमनर एपिथेलियल सेल, और सबसे स्लोएस्ट डिवीजन होता है एस्क्वामस एपिथेलियम में। तो यहां पे ब्रोंक्यूल्स में जहां पे इंफेक्शन होता है एस्क्वामस एपिथेलियल सेल्स हैं, और वो जब डैमेज होंगे तो उनका रिप्लेसमेंट एस्क्वामस एपिथेलियल के बजाय कॉलमनर एपिथेलियल सेल से हो जाता है, और ये गॉबलेट सेल्स होते हैं, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। नेचुरली ब्रोंक्यूल्स में ये नहीं पाए जाते, लेकिन इन्फेक्शन के वजह से इनकी अवेलेबिलिटी होती है, और इस तरह से ब्रोंक्यूल्स में भी म्यूकस की अवेलेबिलिटी होने लगी, म्यूकस प्रोड्यूस होने लगेगा।
तो ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से ब्लॉकेज आएगा ब्रोंक्यूल्स में, और एल्वियोलाई में फ्लूइड के एक्युमुलेशन की वजह से जो इसकी एयर होल्डिंग कैपेसिटी होगी ना वो कम हो जाएगी। तो एयर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी एल्वियोलाई की। ऊपर से देखिए यहां पे गौर कीजिए, एल्वियोलाई में स्पेस कम हो गया फ्लूइड एक्युमुलेशन की वजह से, ये जितना एयर होल्ड कर सकता था अब वो कम हो गया, और ऊपर से इसके पहले जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें ब्लॉकेज आ गया। ब्लॉकेज की वजह से एयर का जो वॉल्यूम पास करेगा वो रिलेटिवली कम पास करेगा। तो एक तो यहां एयर आएगा भी कम, और ये आएगा उसमें स्टोर भी ये कम करेगा, तो एयर का वॉल्यूम यहां पे रेड्यूस हो जाएगा एल्वियोलाई में। तो जब एल्वियोलाई में एयर सम टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कम हो जाएगा तो जो सम टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होगा वो भी कम हो जाएगा। तो फिर ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन होगा वो भी कम हो जाएगा, ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट होगा वो भी कम हो जाएगा, और इस तरह से जो डिजीज ग्रो करता डेवलप करता है उसे हम न्यूमोनिया कहते हैं, ठीक ना। तो लंग्स इन्फेक्टेड होता है। अब याद देखिए न्यूमोनिया जो वर्ड है ये एक वर्ड है न्यूमोन, न्यूमोन मीन्स होता है लंग्स, ठीक है, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई ये सब लंग्स के अंदर विजिबल होते हैं। तो लंग्स का इन्फेक्शन है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन कम होता है, ठीक ना, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन कम होता है। तो इसका क्या सिम्टम आएगा भाई, जो स्किन है, जो नेल्स हैं, ये ठीक ना, जो आप नोटिस करेंगे नेल्स को केयरफुली देखेंगे तो रेडनेस होती है नेल्स में, स्किन में रेडनेस होती है, तो ये सब ब्लूइश अपीयरेंस के हो जाएंगे। क्यों ब्लूइश अपीयरेंस हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंटेंट के कम होने के वजह से जो रेडनेस होगी ब्लड की वो कम हो जाएगी, और ड्यू टू डिक्रीज ऑफ रेडनेस ऑफ ब्लड जो हमारा बॉडी सरफेस है वो ब्लूइश अपीयरेंस का होगा, ठीक ना। तो यहां पे ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट सिम्टम, ठीक ना। हेडेक होगा, ठीक ना, सफोकेशन फील करते हैं पेशेंट, प्रॉपरली वो ब्रीथ नहीं कर पाते, ब्रीथ करने के लिए बिल्कुल इस तरह का सिम्टम दिखेगा, पूरा वो जोर लगा करके ब्रीथ करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना, क्योंकि ब्रीथलेसनेस फील करते हैं, वो सफोकेशन फील करते हैं। चेस्ट पेन होगा, खांसी होगी, ठीक ना, और जो थूक बाहर आएगा, स्प्यूटम जो थूक जो निकलता है पेशेंट का, ठीक ना, तो पूरा खखार समझते होंगे आप, हम सब बिहार झारखंड में तो खखार बहुत अच्छे समझते हैं। म्यूकॉइड स्प्यूटम जो है ना वो बाहर आता है पेशेंट से, ठीक ना, तो समझते हैं ना, म्यूकस मिक्स्ड जो थूक है ना वो म्यूकस मिक्स्ड होता है पेशेंट का। बुखार, फीवर, ठीक ना, ये सब सिम्टम्स हो गए। ट्रांसमिशन कैसे होगा भाई, तो बाय नेजल ओरल डिस्चार्ज एंड बाय कॉन्टामिनेटेड फोमाइट्स। कल बताया था मैंने, फोमाइट्स जो होते हैं जो हमारे डेली रूटीन में यूज होने वाली जो आर्टिकल्स हैं, जैसे मैंने ग्लव्स पहन रखा है, ठीक ना, जैसे मैंने रुमाल रखा है, ठीक ना, तो बहुत सारी जो चीजें हम डेली यूज में ले आते हैं उनको हम फोमाइट्स कहते हैं। और कोई पेशेंट होगा न्यूमोनिया का तो उसके जो आर्टिकल्स हैं इस तरह के डेली यूज वाले वो कंटामिनेटेड हो सकते हैं और उनसे भी ट्रांसमिशन फैलता है, ठीक ना। बाबू रजा का क्वेश्चन है कि भाई इसमें फीवर क्यों होता है। आप याद रखिए, मैं आपको थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेशेंस रखिए, क्योंकि मैं आपको जैसे आपको कहीं भी इन्फेक्शन होगा, घाव वगैरह होता है तो आपको जलन क्यों होता है, इन्फ्लामेशन क्यों होता है, आपको उसकी फिजियोलॉजी में एक्सप्लेन करूंगा। किसी भी इन्फेक्शन में फीवर क्यों हो जाता है, जस्ट वेट, मैं फीवर की भी फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करूंगा। किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा तो आपको फीवर आएगा। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं ठीक ना, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल। हाँ अनुराग, जैसे मान लीजिए भाई कैपिलरी में फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाए, यहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाए तो उतना आपको हार्म नहीं है, लेकिन एल्वियोलाई में जो एयर को होल्ड करने के लिए स्पेस है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट करेगा तो आपकी फिजियोलॉजी को ज्यादा नुकसान है। ओके ओके अनुराग, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड खत्म हो गया, ठीक ना, जस्ट वेट, जस्ट मिनट, सुनिए, अनदर स्लाइड डालिए, अभी टाइम है ना, जस्ट वेट बच्चों, अनदर स्लाइड अपलोड हो रहा है। आस्था सर, इज देयर समथिंग लाइक स्मॉल चिल्ड्रन में न्यूमोनिया होने का ज्यादा चांस है? हाँ बच्चों, न्यूमोनिया जो है ना
ये जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो न्यू बोर्न बेबीज होते हैं ना, वो मदर से एंटीबॉडीज लेकर के जन्म लेते हैं, ठीक है। तो वो एंटीबॉडीज कुछ दिनों तक ब्लड सर्कुलेशन में रहता है, तो कुछ तो वो मदर से एंटीबॉडीज लेकर के जन्म लेते हैं बच्चे, और मदर्स मिल्क में भी एंटीबॉडीज पाया जाता है। तो जनरली बच्चे जो हैं 6 मंथ्स आफ्टर बर्थ, 6 मंथ्स तक वो मिल्क पे फीड करते हैं, मदर्स मिल्क पे फीड करते हैं, और उनको रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलते रहता है। 6 महीने से 1 साल की उम्र होने के बाद जब वो सॉलिड फूड पे आते हैं तो उनको मदर मिल्क से एंटीबॉडीज मिलना बंद हो जाता है, और अभी तो उनका खुद का जो इम्यून सिस्टम है, अभी तो जस्ट बना ही है, बेचारे 1 साल के हैं, तो 1 साल से 5 साल के बीच में जो इम्यूनिटी होती है ना, वो समझ लीजिए कि इम्यून सिस्टम के लिए ट्रेनिंग पीरियड होता है। एंटीजेंस का आना, खुद से एंटीबॉडीज बनाना, पहले रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलता था, ठीक ना। जैसे आप देखिए पहले कोचिंग आते थे, चलना पड़ता था, रास्ते में बच बचा के आते थे, यहाँ पर पूरा फोकस रहते थे, स्टडी करते थे, ठीक ना। अभी आपको रेडीमेड स्टडी मिल रहा है, तो वही मान के चले कि 1 साल तक बच्चों को या 6 महीने तक बच्चों को रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलता है, फिर उसके बाद उनको खुद से बनाना पड़ता है, ट्रेनिंग शुरू होती है एंटीबॉडीज बनाने की एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में, ठीक है ना। तो इस एज में 1 से 5 साल 6 साल तक, ठीक ना, ट्रेनिंग पीरियड के टाइम में इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर रहती है, और उस समय ऐसे इन्फेक्शंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। अनुराग, हाँ भाई देखो, जैसे कैपिलरी और एल्वियोलाई के बीच में जो है ना फ्लूइड डिपॉजिट होगा तो बिल्कुल प्रॉब्लम आएगा, ठीक ना। जैसे जैसे फ्लूइड दोनों के बीच में बढ़ेगा वैसे वैसे वहां पे जो गैस, जैसे आप जानते भाई कि भाई जैसे सपोज ये एल्वियोलस है, ये कैपिलरी है, बीच में फ्लूइड कंटेंट ज्यादा होगा, तो जो ऑक्सीजन को ब्लड में आना है वो फ्लूइड में भी कुछ ज्यादा रह जाएगा, फ्लूइड के वॉल्यूम बढ़ने की वजह से। CO2 जो आना है एल्वियोलस में, तो वहां पे बीच में फ्लूइड ज्यादा रहेगा, तो बीच में फ्लूइड ज्यादा रहेगा तो जो ब्लड और एल्वियोलर एयर के बीच में जो एक्सचेंज होगा ना, तो गैसेस का जो एक्सचेंज होगा वो रिलेटिवली कम होगा। ओके, आपका गैस सही था अनुराग। रुपेश, न्यूमोनिया जो है ना वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है, और इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो नेजल ओरल डिस्चार्ज से होता है, ठीक ना। और जो डेली आर्टिकल्स वाली जो वस्तुएं जो हम लोग डेली यूज की हैं उनको यूज करते हैं ना, तब इसका इन्फेक्शन होता है बाबू, ठीक ना। तो गंदा जगह, मतलब डर्टी प्लेस का मतलब है कि वहां पे फिकल जो डर्टी प्लेसेस होते हैं जहां पे वेस्ट का डिस्पोजल होता है, वहां से जो फिकल ओरल ट्रांसमिशन वाले केसेस हैं उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। ओके रुपेश, आगे देखिए, अब हम सब कुछ ऐसे बैक्टीरियल डिजीज पे आएंगे। किशोर जी कैसे मैं इसका, हाँ आ गया। तो बाबू अब हम लोग आगे कुछ अदर इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेस। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेस जो आपके सिलेबस में उनका, ठीक ना, बहुत नाम भर है, बस ऐसे ही है, ठीक ना। तो उनको भी थोड़ा चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए, ये बैक्टीरियल डिसेंट्री मैंने लिख रखी है। कॉजल एजेंट देखिए इसका, इस बैक्टीरियल आपको मैं एक बता दूं, डिसेंट्री और डायरिया, याद रखिए, जब आपको लूज मोशन हो रहा है और वो लूज मोशन जो है में लैट्रिन जो अपीयरेंस है लैट्रिन का, ठीक ना, तो मान लीजिए ठीक वैसा है जैसे मान लीजिए पानी में चावल पीस करके डाला हुआ है, वैसा अपीयरेंस का लैट्रिन हो रहा है आपको, पिसे हुए चावल के जैसा लैट्रिन हो रहा है, व्हाइटिश, ठीक ना, इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो समझिए आप डायरिया से सफर कर रहे हैं। और यदि पीले रंग का लूज मोशन लैट्रिन जो हो रहा है वो पीले रंग का, हल्दी जैसे लगता है पानी में हल्दी पिसा हुआ है, तो वैसा लैट्रिन हो रहा है ना, तो समझिए आप डिसेंट्री से सफर कर रहे हैं। तो डिसेंट्री और डायरिया में आप ऐसे बाहर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोनों में जो लैट्रिन होता है वो अलग अलग कलर का होता है। और यदि आप डायरिया से सफर कर रहे हैं तो समझिए आपका मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्टेड है, और यदि आप डिसेंट्री से सफर कर रहे हैं तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन इन्फेक्टेड है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये याद रहेगा, बेसिक डिफरेंसेस याद रखें। डायरिया इन्फेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डिसेंट्री इन्फेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे मान लीजिए आपको मिल जाए कल को अमीबिक डिसेंट्री, और आपको पता नहीं कि इस डिजीज में, आपको ये पता है कि भाई ये एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से होता है,
लेकिन आपको ये नहीं पता कि कहां का इन्फेक्शन है, तो आप सीधे तौर पे याद रखिए, नाम में डिसेंट्री लिखा हुआ है तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है, नाम में डायरिया लिखा हुआ है यह स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है। ठीक है, तो बैक्टीरियल डिसेंट्री लिखा हुआ है तो कहां का इन्फेक्शन होगा भी, लार्ज इंटेस्टाइन का। कैसा लैट्रिन होगा आप समझ रहे हैं, ठीक ना। तो बस आप इसमें कॉजल एजेंट नाम याद रखिए और जो इन्फेक्टेड पोर्शन है आपका बॉडी ऑर्गन उस वो नाम याद रखिए। ठीक है, वूपिंग कफ, ठीक ना। वूपिंग कफ को हिंदी में आप सुन करके हंसेंगे, वूपिंग कफ को हम कुकुर खांसी कहते हैं। एक्चुअली इसमें पेशेंट जब खांसता है तो एक जो साउंड वूपिंग साउंड जो आता है ना, इस टाइप का साउंड आता है, वूपिंग कफ का सिम्टम है ये, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोगों ने इसका, इस डिजीज का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का नाम रखा है वूपिंग कफ। ठीक है, और इसमें आप नोटिस करेंगे कि कॉजल एजेंट कौन है, तो बैक्टीरिया का नाम देखिए, बॉर्डीटेला परट्यूसिस। परट्यूसिस का मैंने नेमिंग कर रखा है, देखिए मीनिंग बताया है। परट्यूसिस, पर मीन्स एक्सेस, ट्यूसिस मीन्स कफ, कफिंग, खांसी। क्योंकि एकदम खांसी रुकता ही नहीं, लगातार खांसी होता है इसमें, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम रख दिया है परट्यूसिस। वूपिंग कफ डिजीज को हम परट्यूसिस भी कहते हैं, वूपिंग कफ इज आल्सो नोन एज परट्यूसिस। ठीक ना। कहां का इन्फेक्शन है भाई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। मैं नोट्स ऐसा बना ही रहा हूं कि एकदम बिल्कुल टाइटल के रूप में आपको मिलेगा, मेन पॉइंट्स आपको आसानी से याद हो जाएगा। कहां का इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। सिम्टम्स देख रहे हैं ना, एक्सेस कफिंग, फीवर, ठीक ना, चेहरा लाल हो जाता है खांसते खांसते पेशेंट का, और बिल्कुल एक आवाज आती है वूपिंग साउंड जो जस्ट बताया मैंने आपको, ठीक ना, इस तरह की, ठीक ना। जब पेशेंट जो है सांस लेते हैं ना तो उनको काफी फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी पड़ती है, काफी दम लगाना पड़ता है ब्रीथ करने के लिए, और आवाज आती है इस टाइप की आवाज आती है जब वो ब्रीथ करते हैं तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। और मैंने लिख रखा है ना ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन समझ रहे हैं ना आप, जो नेजल और ओरल डिस्चार्ज, जो नाक और मुंह से फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, उससे जो ट्रांसमिशन होगा, उससे जो इन्फेक्शन फैलेगा, उसे हम लोगों ने ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन नाम दे रखा है। ओके, रुपेश कुमार आपका मैं मैसेज देख रहा हूं, सर नो, मतलब शिवानी कुमारी भी, सर पेन का कलर चेंज कर दीजिए, बहुत लाइट है। ओके ओके ओके। रुपेश कह रहे हैं सर नो, अब मैं क्या करूं। रेड से लिखूं, वाह। तो भाई हमारे साथ जो असिस्ट कर रहे हैं ना किशोर जी, वो कह रहे भाई रेड से लिखिए, तो मैं इनकी बात नहीं मानूंगा कैसे, तो लीजिए मैं आपका बात मान गया। ओके, तो अब अनदर स्लाइड पे आते हैं हम लोग। ये देखिए प्लेग, ब्लैक डेथ डिजीज कहते हैं हम लोग इसको, प्लेग को ब्लैक डेथ डिजीज करते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं आगे कंटिन्यू करने के लिए, थके तो नहीं हैं, इतना सारा बीमारी पड़ रहे हैं आप, क्या बोलते हैं, थक गए हैं या बीमारी को बढ़ाया जाए आगे। बच्चे आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बताइए कि मैं आगे कंटिन्यू करूं और बीमारियां बताऊं आपको, या आप थके मांदे से महसूस कर रहे हैं। रितिका थकी हुई है, अच्छा तो मैं क्या एक डिजीज और पढ़ा दूं, प्लेग बता दूं क्या।
चलिए तो हम लोग प्लेग कर लेते हैं, प्लेग को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, स्लाइड जो है आपके सामने, मैं प्लेग को बस इसमें मैं प्लेग को कंटिन्यू कर दे रहा हूं, प्लेग को पढ़ा दे रहा हूं, और टिटेनस को हम अगले क्लास से करेंगे। ओके, तो चलिए प्लेग में देखिए, प्लेग का जो कॉजल एजेंट है पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक ना, बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरियल डिजीज है, पास्चुरेला पेस्टिस नाम है इसका, और इसका दूसरा नाम भी है यर्सिनिया पेस्टिस। बैक्टीरिया का दो जेनेरिक नेम है, पास्चुरेला और यर्सिनिया, और स्पीसीज नेम है पेस्टिस, ठीक ना। ए बैक्टीरियम फाउंड इन रैट फ्लिया। मैं आपको देखो ध्यान दो जरा सा, आप याद देखिए, ये जो बैक्टीरिया है जिससे प्लेग नाम की बीमारी होती है, ये एक्चुअली रैट फ्लिया जो आर्थ्रोपोड है, ठीक ना। आप नोटिस किए होंगे आपके डस्टबिन वगैरह के पास देखिएगा कि मॉस्किटो से छोटे साइज के काले काले रंग के कुछ फ्लाइज उड़ते रहती हैं, वैसे ही होती है रैट फ्लिया। ये जो रैट फ्लिया है, ठीक ना, मॉस्किटो टाइप है, ठीक ना, छोटे साइज की होती हैं, और ये इनमें से कुछ फ्लियाज बहुत सारी होती हैं, वाटर फ्लिया होती हैं, रैट फ्लिया होती हैं, छोटी छोटी फ्लाइज हैं ये। तो ये बैक्टीरिया एक्चुअली रैट फ्लिया को इन्फेक्ट करता है, और जो रैट फ्लिया है ये एक सैंग्यूबोरस, मॉस्किटो जैसे ब्लड सकिंग होता है ना, वैसे ही रैट फ्लिया जो आर्थ्रोपोड है ये भी ब्लड सकिंग होता है, खून चूसता है ये, ठीक ना। तो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है यर्सिनिया पेस्टिस जो है वो बैक्टीरिया है, और ये किसको इन्फेक्ट करता है? रैट फ्लिया को, आर्थ्रोपोड को। और ये जो रैट फ्लिया है ये चूहों का पैरासाइट है, ये चूहों का खून चूसता है, ब्लड सकिंग है, चूहों का ब्लड चूसता है ये, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए रैट फ्लिया को ब्लड चाहिए, चूहों का ब्लड सक करता है ये रैट का। अब मान लीजिए इनको, रैट फ्लिया को चूहे नहीं मिल रहे हैं, तो जब स्कार्सिटी होती है, रैट नहीं अवेलेबल होते हैं रैट फ्लिया को, तो ये ओकेजनली कभी कभी ह्यूमंस को बाइट करते हैं। रैट फ्लिया इंसानों का खून पीती है, ठीक ना। ये ओकेजनल होता है जब इनको रैट नहीं मिलता तब। तो रैट फ्लिया के अंदर बैक्टीरिया है, रैट फ्लिया जब ह्यूमन बॉडी से ब्लड सक करेंगे तो इनके अंदर मौजूद जो बैक्टीरियम है यर्सिनिया पेस्टिस, वो ह्यूमन बॉडी में आता है। इसी का क्वेश्चन है भाई कि सर कैन यू प्लीज टेल द नेम फॉर दिस बैक्टीरियल डिजीज एंड न्यूमोनिया। इसी में आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, ठीक ना, आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक ना। तो मैंने देखिए ये लिखा है ना मैंने, इन्फेक्ट्स, ये जो रैट फ्लिया है वो सैंग्यूबोरस, सैंग्यूबोरस का मतलब क्या हो गया? ब्लड सकिंग, ठीक ना। तो ये ब्लड सकिंग है रैट के लिए, ठीक ना। और तो ये जो बैक्टीरिया है वो रैट में पास होता है, ठीक ना, चूंकि रैट फ्लिया रैट को का ब्लड सक करती है, तो ये एक्चुअली रैट के पॉपुलेशन का ये इन्फेक्शन है, प्लेग। ओकेजनली जब रैट फ्लिया ह्यूमन ब्लड को सक करती हैं, ह्यूमन को बाइट करती हैं, तो ये कभी कभी जो बैक्टीरिया है, कॉजल एजेंट है प्लेग का, ये ह्यूमन पॉपुलेशन में आता है, ठीक ना। अब यहां पे याद रखिए मैंने लिखा है इन्फेक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स। ये बैक्टीरिया जब ब्लड, चूंकि आप अब जस्ट कहा मैंने कैसे इन्फेक्शन होगा हम लोगों को, तो रैट फ्लिया जब ओकेजनली हम लोगों को बाइट करती हैं, हम लोग का ब्लड सक करती हैं, उस दौरान ये बैक्टीरिया हम लोग के ब्लड सर्कुलेशन में चला आता है। फिर ब्लड सर्कुलेशन से ये हमारे लिम्फ सर्कुलेशन में पहुंचता है और हमारे लिम्फ नोड्स को इन्फेक्ट करता है। और जब लिम्फ नोड्स का इन्फेक्शन होगा तो लिम्फ नोड्स जो होते हैं हमारे, उनमें स्वेलिंग आ जाएगी, पेनफुल स्वेलिंग आ जाएगी, और लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाएगी दर्द के साथ। तो ऐसे जो स्वेलिंग्स हैं लिम्फ नोड्स के, उनको हम ब्यूबो नाम देते हैं, ब्यूबोज, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोगों ने प्लेग का नाम ब्यूबोनिक प्लेग भी नाम रखा है। ब्यूबोज क्या है समझ गए आप? देखो अंजलि का क्वेश्चन है भाई कि रैट फ्लिया जब हम लोगों को बाइट करेंगी तब हम लोगों को प्लेग होगा। बिल्कुल, रैट से, चूहों से नहीं फैलता, ये चूहा बेचारा बेकार में बदनाम है,
समझ रहे ना? एक्चुअली चूहे जब मरने लगते हैं किसी जगह पे, एक पर्टिकुलर प्लेस के चूहे मरने लगेंगे, तो रैट फ्लिया को उनका जो प्रॉपर होस्ट है रैट वो नहीं मिलता, तब वो ओकेजनली बाइट करती हैं हम लोगों को, ठीक है, और तब हम लोगों में प्लेग होता है। चूहों से हम लोग को प्लेग नहीं फैलता। ओके, तो ब्यूबोनिक समझ गए ना? ब्यूबो समझ गए आप, लिम्फ नोड के पेनफुल स्वेलिंग को कहते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने प्लेग का नाम ब्यूबोनिक प्लेग भी रखा है। सिम्टम क्या आएगा? फीवर, चिल, और हम लोगों के स्किन के नीचे अंडर स्किन ब्लीडिंग होने लगती है। आप याद रखिए, इंटरनल ब्लीडिंग को, जब ब्लड बाहर तक ना आए, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, दिख नहीं रहा है ब्लीडिंग, तो इसे हम हेमरेज नाम देते हैं। आप जानते हैं ना, हेमरेज कहते हैं भाई हम लोग। तो स्किन के नीचे इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, हेमरेज होने लगता है, और जब आप जानते हैं कि ब्लीडिंग होगी तो रेड स्पॉट्स स्किन में दिखेंगे, लाल लाल धब्बे दिखेंगे, और जो आगे चल करके कुछ घंटों बाद काले रंग के धब्बे हो जाएंगे। तो ब्लैक स्पॉट्स दिखने लगते हैं स्किन में, इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम ब्लैक डेथ डिजीज भी रखा है, क्योंकि जो पेशेंट होते हैं प्लेग के, उनका स्किन पे ना काले काले धब्बे जहां तहां नजर आने लगते हैं, जो अंडर स्किन ब्लीडिंग की वजह से होता है। तो प्लेग पे आप इतना ही इंफॉर्मेशन ध्यान रखिए। समझ गए ना? निक्की का क्वेश्चन भाई, प्लेग को ब्लैक डेथ डिजीज क्यों कहते हैं, समझ गए होंगे निक्की, ठीक ना? अब हम लोग अगले क्लास है ना, टिटानस, ठीक ना, लॉक जॉ डिजीज कहते हैं हम लोग, तो अगले क्लास से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे बच्चों, और फिर वायरल डिजीजेस पढ़ेंगे। आप इसी तरह से मुझे कोऑपरेट कीजिए। आज बहुत अच्छा लगा मुझे भी क्लास लेकर के, मैं जितना टारगेट करके आया था मैंने उतना पढ़ाया आपको, और मैं कोशिश करूंगा और बेहतर पढ़ाऊं, और आप कोशिश करेंगे कि इसी तरह से आप मुझे कोऑपरेट करेंगे, क्लास का टाइम वेस्ट नहीं जाने देंगे, मुझे बहुत गौर से आप सुनेंगे। क्योंकि आप याद रखिए, जब मैं आपको इम्यूनोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको काफी कंसंट्रेट करना होगा। एंटीबॉडीज पढ़ाऊंगा मैं आपको, एंटीबॉडीज के क्लासेस बताऊंगा, एंटीबॉडीज के एक्शंस बताऊंगा, ठीक ना? तो बहुत सारे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है कि आपका जो स्टडी हो बिल्कुल बैलेंस हो, ना कम ना ज्यादा, और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और एक्यूरेट कॉन्सेप्ट हो आपको। ओके, तो थैंक यू। और अगले क्लास से हम लोग बैक्टीरियल, रिमेनिंग बैक्टीरियल डिजीज के साथ साथ हम लोग वायरल डिजीज भी करेंगे आगे। ओके, मेनी मेनी थैंक्स।